हेलो गाइस, दिस साइड नेहा सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं एनईपी के 2020 के जो एनईपी के नए नियम आए हैं। एनईपी जो लागू कर दी गई है वो क्या क्या नियम है, क्या क्या दिए हैं। बहुभाषावाद और भाषा की शक्ति, मतलब बहुत सारी भाषाएं होनी चाहिए और भाषा की क्या क्या शक्ति है। एनईपी के 2020 में क्या क्या नियम है। देखो, फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो। जो 1 से लेके 5 तक हैं बच्चे, उनका जो शिक्षा का माध्यम है उसमें मातृभाषा यूज करनी है। टीचर को मातृभाषा भी यूज करनी है, क्योंकि छोटा बच्चा है, जब तक मातृभाषा यूज नहीं करेगा तो वो कैसे समझेगा। उसके घर में तो कुछ और मातृभाषा बोली जा रही है और टीचर कुछ और लैंग्वेज बोलेगा, तो उसको समझने में परेशानी होगी। पहले टीचर को मातृभाषा का ही यूज करना चाहिए। ठीक है, शिक्षक को उन छात्रों के साथ जिनकी घरेलू भाषा शिक्षा माध्यम से भिन्न हो, तो शिक्षक को द्वितीय भाषा शिक्षण अधिगमन सामग्री एवं दृष्टिकोण का उपयोग करना चाहिए। अगर कोई भी स्टूडेंट है, अगर उसके घर पे कोई भी अलग अलग लैंग्वेज बोली जा रही है और स्कूल में आपको सिखाई जा रही है हिंदी, बच्चा है हरियाणवी, उसके घर में हरियाणवी बोली जा रही है और टीचर को हिंदी सिखानी है, तो क्या करना पड़ेगा। जो टीचर है उसको दोनों लैंग्वेज यूज करनी पड़ेंगी, द्विभाषी दोनों भाषा। थोड़ी बहुत उसको उसकी जो घरेलू भाषा है वो भी उस टीचर को आनी चाहिए और वो भी उसको बताना चाहिए कि हाँ ये घरेलू भाषा में ये कहते हैं, फिर उसको हिंदी बतानी चाहिए। तो उसको दोनों भाषाएं आनी चाहिए और उसी के आधार पर सामग्री और घरेलू और दृष्टिकोण का यूज करना चाहिए कि क्या क्या उसको यूज करना है। तो मतलब टीचर का है कि 2 भाषाएं आनी चाहिए। एक तो उसकी जो घरेलू भाषा है वो, जैसे बच्चा महाराष्ट्र का है और टीचर वहाँ पे लगा हुआ है, तो बच्चा महाराष्ट्री बोल रहा है अब स्कूल में आके, तो टीचर को महाराष्ट्री भाषा भी आनी चाहिए और हिंदी भाषा भी आना चाहिए, मतलब दोनों लैंग्वेज होने चाहिए। ठीक है, बच्चों को जल्द ही विभिन्न भाषाओं से अवगत कराएं। बच्चे का एक क्रिटिकल पीरियड होता है। बच्चों को अगर जल्दी से जल्दी ही भाषा को अवगत करा देना चाहिए कि ये वाली भाषा होती है, चाहे कोई भी हो, जैसे उसकी घरेलू मातृभाषा है, मदर टंग है, तो उसके साथ अवगत करा देना चाहिए। क्योंकि जो बच्चा है, अगर कुछ क्रिटिकल एज बता रखी है, साइकोलॉजी में कुछ एक क्रिटिकल एज बता रखी है, वो आपकी 11 साल होती है। 11 साल तक बच्चा सीख जाता है लैंग्वेज, तो सीख जाता है, वरना उसे सीखने में बड़ी परेशानी होती है। आपने एक स्टोरी सुनी होगी, जब एक बच्चा होता है, वो 11-12 साल तक वॉल्फ के जंगल में रहता है और वहां पे खो जाता है। बच्चे को जल्दी ही जल्दी विभिन्न भाषाओं को अवगत करा देना चाहिए। मतलब एक आपने स्टोरी सुनी होगी कि मतलब एक जंगल में एक बच्चा खो जाता है और वो वॉल्फों के बीच में रहता है, तो वो मतलब वॉल्फों की लैंग्वेज सीख जाता है जब तक, क्योंकि उसके वातावरण में कोई भी लैंग्वेज वाला उसके पास आया ही नहीं, उसके पास वॉल्फ ही वॉल्फ होती है। तो एक क्रिटिकल एज होती है कि मतलब बच्चे को उस एज तक आपको भाषा सिखा देनी चाहिए, वरना फिर वो भाषा सीखने में बड़ी दिक्कत आती है। ठीक है, त्रिभाषा फॉर्मूला को लागू किया जाना चाहिए। एनईपी में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी भाषा को लागू किया जाना चाहिए, तो मतलब कौन सी भाषा त्रिभाषा फॉर्मूला को लागू किया जाता है। आप एनईपी बोलती है कि 3 भाषाओं को लागू करना चाहिए। एक तो जो घरेलू भाषा है, हिंदी भाषा है और इंग्लिश भाषा है। 3 भाषा तो टीचर्स को आनी ही आनी चाहिए। वो तो उसको क्या है, त्रिभाषा फॉर्मूला आना चाहिए। विभिन्न भाषाओं को सीखने के लिए और भाषा शिक्षण को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करना चाहिए। जो आप भाषाएं सिखा रहे हो, उनको भाषाओं को सिखाने के लिए, यूज में करने के लिए विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिक, इस वर्ड को याद रखना। ये क्वेश्चन में आ जाए तो कंफ्यूज मत होना, हिंदी में तो कंफ्यूज हो जाओ, टेक्नोलॉजी तो वहाँ लिखा ही नहीं आएगा। तो प्रौद्योगिक क्या होता है, टेक्नोलॉजी, इसका यूज करना चाहिए कोई भी भाषा को सिखाने के लिए। बच्चों द्वारा सीखे जाने वाली 3 भाषाओं के विकल्प, जो बच्चे ये तो आपको पता चल गया 3 फॉर्मूला होता है, 3 फॉर्मूला यूज होना चाहिए, त्रिभाषा फॉर्मूला। जो त्रिभाषा फॉर्मूला है, उसमें जो 3 भाषाएं हैं वो बच्चों द्वारा ही चूज करनी है। विकल्प होना चाहिए, बच्चों द्वारा ही विकल्प होना चाहिए उनको चूज करने का। तो वो राज्यों, क्षेत्रों, निश्चित रूप से छात्रों के स्वयं का होगा।
स्वयं का होगा। जो भी आप 3 भाषा फॉर्मूला ले रहे हो वो छात्रों के द्वारा ही लिया जाएगा। उसमें कम से कम आपकी 2 लैंग्वेज तो भाषा भारतीय होंगी, भारतीय भाषा 2 तो जरूर होंगी, एक आप अदर ले सकते हो। तो मतलब त्रिफॉर्मूला होगा, ठीक है, त्रिभाषा फॉर्मूला होगा। उसमें भी त्रिभाषा फॉर्मूला में बच्चा स्वयं अपने आप डिसाइड करेगा, जो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, राज्य और क्षेत्रों के ऊपर। जो राज्य और क्षेत्रों के ऊपर बच्चा खुद ही स्वयं उसको डिसीजन ले सकता है। विशेष रूप से जो छात्र अपने द्वारा पढ़ी जा रही 3 भाषाओं में से एक या एक से अधिक को ग्रेड 6 या 7 में बदल सकते हैं। बच्चे ने त्रिभाषा फॉर्मूला ले लिया, ठीक है, 3 भाषा पढ़ रहा है, अब उसका माइंड बदल गया, तो वो 6th या 7th क्लास में उन त्रिभाषा में से एक या एक से अधिक भाषा को चेंज कर सकता है। वो 7th क्लास में उसको चेंज कर सकता है, ठीक है। 8th आपका विज्ञान तथा गणित सहित सभी विषयों की उच्च गुणवत्ता वाली पाठ्य पुस्तक मातृभाषा में उपलब्ध कराई जाए। जो आपकी जो ये साइंस की होती है, विज्ञान होती है और गणित होती है, मतलब आपकी मैथ्स होती है, जो उसकी जो बुक्स हैं वो उच्च गुणवत्ता मतलब बहुत हाई अच्छी वाली बुक्स को किस लैंग्वेज में होनी चाहिए, वो मदर टंग लैंग्वेज में होनी चाहिए, मातृभाषा में होना चाहिए। जैसे कि आपका तमिलनाडु का बच्चा है तो वहाँ की बुक्स ये नहीं कि आपने यहाँ यूपी बोर्ड वाली हिंदी में होनी चाहिए, तो वहाँ की जो भाषा है, मातृभाषा है, तमिलनाडु की जो मातृभाषा है, त्रिपुरा की जो मातृभाषा है, उसी भाषा में उसकी किताबें होनी चाहिए, पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए, ठीक है। देश का प्रत्येक विद्यार्थी पढ़ाई के दौरान भारत की भाषाएं पर एक मनोरंजक परियोजना या गतिविधि में भाग लेगा, ठीक है। देश मतलब जो भी स्टूडेंट है वो भारत की जो भाषाएं, भारत की जो भाषाएं हैं सारी, उनके ऊपर वो एक परियोजना या गतिविधि में पार्टिसिपेट करेगा। उसे कोई भी एक परियोजना बनानी पड़ेगी और इसको या फिर कोई गतिविधि करनी पड़ेगी। जैसा कि आप जानते हो कि कक्षा 6 से लेकर 8 तक में एक पहल है आपकी, एक भारत एक श्रेष्ठ भारत, एक भारत एक श्रेष्ठ भारत, ये एक पहल है आपका। ये आ सकता है कि क्वेश्चन में आ सकता है कि आया भी है कि आ सकता है कि भारत की कौन सी पहल है कक्षा 6 से लेकर 8 तक, उसमें बहुत सारे ये लिखे होंगे, थॉट्स लिखे होंगे। एक भारत है महान भारत, एक भारत अच्छा भारत, तो अब क्या है, एक भारत एक श्रेष्ठ भारत, ये एक पहल है, 6 से लेकर 8 तक एक परियोजना है। स्कूल और उच्चतर शिक्षा के सभी स्तरों पर संस्कृत एक विकल्प होगा। जो आपकी उच्चतर शिक्षा होती है, मतलब 10th के बाद जो उच्चतर शिक्षा होती है, संस्कृत आपका विकल्प होगा। ये नहीं है कि प्रेशर दिया जाएगा आपको संस्कृत ही लेनी है, नहीं। संस्कृत कैसा है, एक ऑप्शनल है, विकल्प वाला सब्जेक्ट है, आपको संस्कृत विकल्प वाला सब्जेक्ट है। भारत की अन्य शास्त्रीय भाषाएं और साहित्य जिनमें शामिल है तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिशा, पाली, फारसी और प्राकृतिक की व्यापक रूप से उपलब्ध है। जो भारत की शास्त्रीय भाषा हैं वो क्या है आपकी, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है और ये उड़ीसा है, ये शामिल है, ठीक है। और आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि आपको एक क्वेश्चन हो सकता है कि हिंदी क्या क्लासिकल भाषा है? नो, हिंदी क्लासिकल भाषा नहीं है, शास्त्रीय भाषा नहीं है हिंदी, ठीक है। हिंदी की 6 भाषाएं हैं जो शास्त्रीय भाषा हैं, जो 6 भाषाएं हैं केवल जो इनको शास्त्रीय भाषाओं में, क्लासिकल लैंग्वेजों में दर्जा मिला है। वो कब मिला था आपको? 2004 से 2014 तक किस किस को मिला है? देखो, तमिल में दर्जा मिला है शास्त्रीय भाषा होने का 2004 में, संस्कृत को मिला है 2005 में, कन्नड़ को 2008 में, तेलुगु को 2008 में, मलयालम को भी 2013 में, उड़ीसा को 2014 में। ये 6 भाषाएं हैं जिनको शास्त्रीय भाषाएं का दर्जा मिला हुआ है। आपकी हिंदी शास्त्रीय भाषा नहीं है, ठीक है। हिंदी आपकी शास्त्रीय भाषा नहीं है। आपकी 6 शास्त्रीय भाषा हैं, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़ीसा। इनको दर्जा कब मिला है? 2004 से लेकर 2014 तक इनको ये दर्जा मिला है। आपकी कोरियाई है, कोरियाई, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली और रूपी जैसी ये जो लैंग्वेज है विदेशी भाषाओं को, ये विदेशी भाषाएं इनको माध्यमिक स्तर पर किया जाएगा, उपलब्ध कराया जाएगा। कौन कौन सी है? आप विदेशी लैंग्वेज ये है, कोरियाई, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, ठीक है। भाषाओं का शिक्षण भी
प्रायोगिक शिक्षण शास्त्र पर आधारित होना होगा। जो भाषाओं को, जो लैंग्वेज पढ़ाने का शिक्षण है, जो टीचिंग स्किल्स हैं, वो प्रायोगिक शिक्षण शास्त्र पर ही आधारित होंगी, मतलब पेडागोजी पर। भारतीय सांकेतिक भाषा को पूरे देश में मानकीकृत किया जाएगा। जो भारतीय भाषा है और संस्कृत भाषा है वो पूरे देश में मानकीकृत किया जाएगा। सार्वजनिक हो या निजी स्कूल हो में सभी छात्रों को भारतीय शास्त्रीय भाषा और संबंधित साहित्य कम से कम 2 साल सीखने का विकल्प होगा। जो भी बच्चा है वो चाहे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा हो, चाहे आपके सरकारी स्कूल में पढ़ रहा हो, किसी में भी पढ़ रहा हो, उसको कम से कम 2 साल में पढ़ने का विकल्प होगा भाषा को, भारतीय शास्त्रीय भाषाओं को या उससे संबंधित जो भी भाषाएं हैं उसको 2 साल का सीखने का विकल्प होगा कम से कम। ठीक है, ये आपके थे एनईपी के जो नियम है जो दे रखे हैं बहुभाषावाद के, जो भाषा शिक्षण के, ये मैंने आपको बता दिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। इनमें से ही क्वेश्चन आ जाता है कि विदेशी भाषा में कौन कौन सी 4 ऑप्शन में दे दी, एक नहीं दी, फिर आपको उसको पता करना है, अलग दे दी। फिर उसमें पूछा है कि कौन सी भाषा को मानकीकृत किया जाएगा, सांकेतिक भाषा को। और सार्वजनिक जो भाषा है निजी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में, वो कितने साल में तक विकल्प दिया है, तो वो 2 साल का विकल्प दिया है। कौन सा फॉर्मूला है भाषा का, त्रिभाषा फॉर्मूला है। 3 भाषाओं में से कितने विकल्पिक हैं, हमारी 6th और 7th में आपकी विदेशी भाषा आ जाती है। ठीक है, हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्य, क्या क्या उद्देश्य है हिंदी भाषा शिक्षण के। ठीक है, आज हम वो पढ़ते हैं। हिंदी भाषा जो है उसके जो शिक्षण है उसके कुछ उद्देश्य हैं। क्या उद्देश्य है? एक तो है आपका ज्ञानात्मक उद्देश्य, अर्थ ग्रहण उद्देश्य, अभिव्यक्ति कौशलात्मक उद्देश्य। ये उद्देश्य है हिंदी भाषा शिक्षण के। ज्ञानात्मक उद्देश्य में क्या होता है? भाषा तत्वों का ज्ञान, जो आपका भाषा के तत्व हैं, शब्द है, संधि है, समास है, ये आपके क्या है, भाषा तत्वों के ज्ञान है। ठीक है, इनको देना है। विषय वस्तु का ज्ञान देना है। अगर विषय वस्तु का क्या क्या ज्ञान देना है, कोई भी तथ्य है, कोई भी घटना है, कोई भी चरित्र है, वो आपको बताना है। वो कौन सा है? ज्ञानात्मक उद्देश्य है। रचना के रूपों में जो रचनाएं हैं वो क्या है? ज्ञानात्मक उद्देश्य है। रचनाओं के रूपों में रचनाएं हैं, कोई भी हम उसको मौखिक करवाएंगे, वाद विवाद, डिबेट करवाएंगे, कविता करवाएंगे, लिखित पत्र करवाएंगे, निबंध करवाएंगे। हमने बोल दिया कि एक स्टूडेंट को, मैंने सुषमा को बोल दिया, एक रचना को बोल दिया, बताओ बेटा लैपटॉप अच्छा है या कंप्यूटर अच्छा है, उसके बारे में मैंने बोला, इनको डिबेट करवाई। तो उससे क्या, दोनों का रचनात्मक मतलब भाषा का विकास होगा। वो कुछ अलग टिप्स बताएगी, वो अलग चीज बताएगी। ठीक है, अर्थ ग्रहण उद्देश्य, एक होता है अर्थ ग्रहण उद्देश्य। अर्थ ग्रहण उद्देश्य में क्या होता है? बच्चा सुनकर और पढ़कर अर्थ ग्रहण करता है। बच्चा सुनेगा और पढ़ेगा तो वो अर्थ ग्रहण करेगा। ठीक है, अभिव्यक्ति या कौशलात्मक उद्देश्य। ठीक है, अभिव्यक्ति मतलब अपना सेल्फ, अभिव्यक्ति या कौशलात्मक उद्देश्य, मौखिक अभिव्यक्ति या लिखित अभिव्यक्ति। मौखिक अभिव्यक्ति में क्या होगा? आपका भाषण होगा, वाद विवाद होगा, चर्चा होगी। मौखिक में आपका डिबेट होगी। किसी भी बीच पे 4-5 बच्चों को कह दिया इस टॉपिक पे चर्चा करो, इसको बताओ। अब बोल दिया कि भाई टमाटर इतने महंगे हो रहे हैं, इस पे चर्चा करो। टमाटर के बारे में आप निबंध लिखो, टमाटर के बारे में आप चर्चा करो, आप बताओ क्या कहना चाहते हो, इतना महंगा टमाटर हो रहा है। तो मतलब कुछ भी चर्चा जो टॉपिक के ऊपर। लिखित अभिव्यक्ति में कोई भी पत्र लिखवा सकते हैं, प्रार्थना पत्र, निबंध। ये क्या होगी? आपकी अभिव्यक्ति होगी। आपका क्या है? रुचि परक या अभिरुचि उद्देश्य। कोई भी जो मतलब भाषा का उद्देश्य कि किसी भी रुचि के लिए मतलब होता है। ठीक है, रुचि कैसे बढ़ेगी? साहित्य का रसवादन, हम साहित्य के जो रस हैं उनको रस का स्वादन कराएंगे, साहित्य का समालोचन कराएंगे। ठीक है, अभिव्यक्त्यात्मक उद्देश्य मतलब जो भी बच्चे का एटीट्यूड है, वो जो भाषा में मतलब अच्छी अच्छी कविताएं होंगी, अच्छे अच्छे नॉवेल्स होंगे, अच्छी अच्छी कहानियां होंगी, मतलब पॉजिटिव वेव वाली होंगी, तो उससे बच्चे का एटीट्यूड अच्छा बनेगा। अच्छी अच्छी नैतिकता वाली, अच्छी श्रद्धा, मतलब उनके अंदर प्रेम आएगा, भाव आएगा, अच्छी रचनाएं होंगी, मतलब सिखाने वाली नैतिकता वाली होंगी। ठीक है, और सृजनात्मक या मौलिकता परक, बच्चे को सृजनात्मकता, क्रियोसिटी आएगी, मतलब क्रिएटिव आएगी। कोई नई चीजें करेगा तो उसको अच्छा लगेगा, मतलब रचनात्मक कार्य करेगा, तो वो क्या होता है? सृजनात्मकता या मौलिकता परक होता है।
भाषा शिक्षण के सिद्धांत, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मुझसे इसमें स्टार लगा के ले लो कि इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। क्रियाशीलता का सिद्धांत, कितने बच्चे में क्रियाशीलता आती है भाषा सीखने से। मौखिक कार्य एवं बोलचाल का सिद्धांत, क्रमायोजन का सिद्धांत, रोचकता रुचि का सिद्धांत, और अभिप्रेरणा का सिद्धांत, जीवन से संबंधित जोड़ने का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत, बाल केंद्रितता का सिद्धांत। आजकल क्या हो रहा है कि आजकल शिक्षक पे ही डिपेंड नहीं करता, आजकल सारा बच्चे पे ही डिपेंड करता है, उसके ही थ्रू पढ़ाया जा रहा है। चयन का सिद्धांत, मातृभाषा शिक्षण का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, ये आपके सिद्धांत है भाषा शिक्षण के, ठीक है। क्या क्या होते हैं ये आपके सिद्धांत दे रखे हैं भाषा शिक्षण ने, क्या बेटा? नो। क्रियाशीलता का सिद्धांत आपका फर्स्ट है, आपका भाषा शिक्षण के सिद्धांत में क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्या होता है क्रियाशीलता का सिद्धांत? बच्चों को जब पढ़ाते समय हमें ऐसा पढ़ाना चाहिए बच्चों में क्रियाशीलता आए, बहुत इंटरेस्ट से पढ़ाएं। तो उसमें क्या करना चाहिए, बच्चों को अर्थपूर्ण प्लस व्यक्तिगत भिन्नता पर ध्यान देना चाहिए। जैसे जो बच्चा कोई किस लेवल का है, कोई किस लेवल का है, किसी को लिखना आता है, किसी को बोलना आता है, किसी को अच्छे से कोई भी प्रोनाउंसिएशन अच्छे से बोलनी आती है, किसी को नहीं आती, उन सब बच्चों को ध्यान में रखते हुए हमें उस पढ़ाना चाहिए, ठीक है। और श्रवण एवं चक्षु प्रशिक्षण अभ्यास, हमको श्रवण एवं चक्षु प्रशिक्षण का अभ्यास कराना चाहिए। श्रवण भी सुनने वाला, उनको बच्चे सुने, हमें ऐसा बोलना चाहिए उनको सुनने का अभ्यास हो। और चक्षु भी मतलब देखकर, उन्हें देखकर अभ्यास होना चाहिए कि ये पिक्चर ऐसी है, ये पिक्चर ऐसी है। फिर उच्चारण अभ्यास, कोई भी कठिन वर्ड है उसको बार बार बुलवाना चाहिए बच्चों को, उससे उनकी हिंदी में तब क्रियाशीलता आएगी, ठीक है। बोलने का अभ्यास, रिपीटेशन, अर्थबोध का अभ्यास, मतलब कोई भी वर्ड है उसको मीनिंगफुल बनाना, ठीक है। ये बच्चों में अभ्यास कराने से बच्चों में क्रियाशीलता आती है, ये है क्रियाशीलता का सिद्धांत। आपका दूसरा सिद्धांत है मौखिक कार्य एवं बोलचाल का सिद्धांत। मौखिक कार्य एवं बोलचाल का सिद्धांत, बच्चों को मौखिक कार्य मतलब ओरल बोलने का मौका दें। छोटे बच्चे हैं भाई, हिंदी में उनको ओरल बोलना चाहिए। ओरल आप उनसे कविताएं सुनवाएं, उनसे कहानियां सुने, ठीक है। तो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ओरल बोलने का मतलब मौखिक बोलने का अवसर दें। बालक अपने निरीक्षण के आधार पर बोले। बच्चे जो निरीक्षण मतलब जो उन्होंने देखा है, निरीक्षण किया है, जैसे कार्टून में देखा, बच्चे ने बोला मैम चिड़िया तो बहुत फनी होती है, चिड़िया मैम मैंने देखी है रेड होती है, बस उन्होंने वो कार्टून में देखी, उसको उन बच्चों को तरह से बोलने का मौका दें। बच्चों को निरीक्षण जो उन्होंने देखा है उसे उनको बातें करें, उससे ये मौका दें, ठीक है। पठित अंश पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। बच्चों से आपने जो चैप्टर पढ़ाया है, जो पाठ पढ़ा है, बच्चों को उस पूरी समरी के दौरान उसको बीच बीच में से क्वेश्चंस पूछें, ठीक है। फिर आपका है तीसरा अनुपात एवं क्रमायोजन का सिद्धांत। मतलब कोई भी आपको अनुपात में, कोई भी चीज़ अनुपात और क्रम में ही लेकर यूज करनी है पढ़ाने में। आपको क्या करना है, बातों का कार्य विश्लेषण करें। बच्चों का कार्य विश्लेषण करें, मतलब जैसे आपको जो भी पढ़ाना है उससे पहले देखें कि बच्चे को कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, आपको किस वे में पढ़ाना है, सरल से कठिन पढ़ाना है, आपको ये ध्यान में रखते हुए क्रम लेना है, सारे नियम क्रम में लेने हैं पढ़ाने के लिए। अधिगमन उद्देश्य लेने हैं, अधिगमन के जो उद्देश्य होते हैं कि किस बच्चे को कैसा पढ़ाना चाहिए, उन उद्देश्य के आधार पर प्रश्न पूछने चाहिए। और आपको भाषा कौशल का भी प्रयोग करना चाहिए। भाषा कौशल के जो क्रम दिए हैं, पहले होता है आपका लिसनिंग होता है, फिर आपका स्पीकिंग होता है, फिर आपका रीडिंग होता है, फिर आपका राइटिंग होता है। तो मतलब जो आपके ये क्रम है, भाषा कौशल के जो क्रम दिए हैं LSRW, इन ये 4 प्रकार के हैं। भाषा कौशल 4 प्रकार के होते हैं, भाषा कौशल 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से? LSRW। इनका भी क्रम आपको ध्यान रखना है। पहले लिसनिंग है, फिर स्पीकिंग है, फिर देन रीडिंग है, देन राइटिंग है। मतलब इनका क्रम ध्यान में देते हुए बच्चे को पढ़ाना है। LSRW क्या क्रम है भाषा कौशल का? LSRW, ये याद रखना। LSRW, L से लिसनिंग, S से स्पीकिंग, R से रीडिंग, W से राइटिंग। इसका भी क्रम का उचित ध्यान रखना है। बच्चों को इस क्रम में आपको पढ़ाना है। इन बातों का आपको जरूर से जरूर ध्यान देना है, क्योंकि इनका पूरा ही एक दूसरे पे अनुपात दिया, डिसबैलेंस दिए हो जाएगा नहीं अगर आप उनको कठिन से कठिन पढ़ाने लगे। तो
मतलब इन नियमों को याद रखते हुए आपको पढ़ाना, भाषा कौशल के नियम यूज करने हैं। जो आपका क्रम क्रम वाला क्रमबोध सिद्धांत है, उसमें आपको अर्थबोध की दृष्टि से भी क्रम देखना चाहिए। अर्थबोध की दृष्टि से क्रम क्या देखना चाहिए? पहले प्रत्यक्ष अर्थ वाले शब्द बताने चाहिए। प्रत्यक्ष मीन्स मतलब जो बच्चों के आमने सामने है वही शब्द बताने चाहिए। आपने बता दिया बच्चे को कि अमृत होता है, अमृत, अरे भाई अमृत बच्चे क्या कैसे समझ पाएगा अमृत होता है, वो तो जानता ही नहीं है अमृत क्या होता है। आपने कहा कि अमृत पी के तो भाई अमर हो जाते हैं, बच्चा कहेगा मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। तो ऐसा नहीं, मतलब ऐसे ऐसे वर्ड रखो जो उनके आमने सामने हो, जो उन शब्दों से वो प्रत्यक्ष हो, डायरेक्ट उन्होंने वो देखे हो, सुने हो, आमने सामने वाले प्रत्यक्ष। फिर उसके बाद लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ। व्यंग्यार्थ मतलब ये होता है कि कोई भी डबल मीनिंग मतलब वर्ड होता है। जैसे कि आपने कोई भी कहा कि एक वर्ड में डबल मीनिंग निकाल दिया, तो बच्चे को वो डायरेक्ट टफ वर्ड नहीं बताने, इजी से इजी वर्ड बताने चाहिए, प्रत्यक्ष वाले शब्द बताने चाहिए। शब्द भंडार की वृद्धि में क्रम, शब्द मतलब क्रम में ही देखना चाहिए कि ये देखना चाहिए। पर्यायवाची में शुरू में सरल शब्द बताने चाहिए। पर्यायवाची है, आपने पर्यायवाची में भी वही शब्द बताने चाहिए उन्होंने आमने सामने देखा है। जल है, उन्होंने बोला जल का बेटा पानी होता है, ठीक है। और मीन है, मीन का मछली होता है। मतलब जो आसपास उन्होंने देखा हो, फील करा हो, वही इजी से इजी पर्यायवाची बताने चाहिए बच्चे को। रोचकता और रुचि का सिद्धांत। रोचक या रुचि एक ही बात है। रोचकता या रुचि का सिद्धांत। रोचकता बच्चे में कैसे आएगा, इंटरेस्ट कैसे आएगा, इंटरेस्ट। ये देखिए, तो पाठ आरंभ करने से पहले रोचक प्रश्न पूछे। आपने देख लिया कि पाठ में क्या है, तो उसमें बच्चे को बिना पढ़ाए पहले ही एक दो पुटअप कर लेना चाहिए क्वेश्चन। जैसे बच्चे की क्रियाशीलता, बच्चा एक्टिव हो जाए। प्रश्नोत्तर विधि यूज करनी है। प्रश्नोत्तर विधि आपको यूज करनी है, जो आप पठित पढ़ा दिया है उसके बाद आपको क्वेश्चन करने हैं। पाठ का संबंध बालक के आसपास वातावरण एवं पश्चात वस्तु एवं घटनाओं पर आधारित हो। जो भी पाठ है, आपने वो पाठ पढ़ा दिया, आपने चैप्टर पढ़ा दिया, आपने उसका एग्जाम्पल दिया। कोई भी एग्जाम्पल ऐसा दीजिए जो बच्चे के आसपास हो, उसके वातावरण में हो, वो उसने देखा हो, वो उसने समझा हो। उन घटनाओं को आपको बतानी है। पशु से रिलेटिव वस्तुएं बतानी है, जो मतलब उसके आसपास वस्तुएं देखी हैं, मतलब जानवर जो उसने देखे हैं, ठीक है। भाषा संबंधी खेल, आपको भाषा संबंधी खेल लेने। जब आप भाषा संबंधी खेल लोगे क्लास में तो बच्चों को इंटरेस्ट आएगा, रोचकता, ठीक है, इंटरेस्ट आएगा। वह कैसे आएगा? आप अंतराक्षरी खिलवाइए, हिंदी की अंतराक्षरी खिलवाइए, और आप शब्द निर्माण करवाइए, तुकबंदी करवाइए। स्वस्थ प्रतियोगिता मतलब कोई भी टॉपिक दे दिया, उस टॉपिक पे आप उस पर निबंध लिखवाइए। सम्मेलन, भाषण एंड व्याख्यान माला, कोई भी सम्मेलन करवाइए, व्याख्यान, भाषण करवाइए। तो इससे उससे बच्चे की बोलने में क्यूरियोसिटी आएगी, ठीक है। तो भाषण कौशल में उसकी बोलने की क्षमता आएगी। ये है आपका रुचि का सिद्धांत। अभिप्रेरणा का सिद्धांत। अभिप्रेरणा का सिद्धांत मतलब बच्चों को आपको हमेशा मोटिव रखना चाहिए, वो बोर ना होना चाहिए, उनको बार बार मोटिवेशन देना चाहिए ताकि बच्चों को पढ़ने में इंटरेस्ट आए। जीवन से संबंध जोड़ने का सिद्धांत, सारे यही नियम है। एनईपी भी और ये बोलता है कि सारे बच्चों को जीवन से संबंधित ही नियम पढ़ाने चाहिए। तो जीवन से संबंध जोड़ने का सिद्धांत मतलब मूर्त अनुभव मतलब जो उन्होंने देखा हो, प्रत्यक्ष हो, डायरेक्ट हो। तो मूर्त अनुभव क्या होता है? जो उन्होंने देखा हो, खुद से फील किया हो, वो मूर्त अनुभव हो। वास्तविक चीजें हो, सचमुच की चीजें हो, आसपास की वातावरण हो। जैसे कि कोई भी आपको फ्लावर्स के बारे में पढ़ाना है, बच्चे को गार्डन में ले जाइए, रियलिटी में फ्लावर दिखाइए, लीफ दिखाइए, कुछ भी हो, सामने हो, प्रत्यक्ष हो, बच्चा जानता हो, देखता हो कि हाँ आप बच्चे को पढ़ा रहे हो पानी, तो पानी ही रिप्रेजेंट करो उसके सामने। बच्चे को बता रहे हो फ्लावर है तो फ्लावर प्रेजेंट करो उसके सामने। पहले उसको प्रत्यक्ष दिखाओ, मूर्त दिखाओ, मूर्त अनुभव कराओ, ठीक है। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत मतलब बच्चा के हिसाब से, क्लास है, क्लास में सब तरह के बच्चे होते हैं। कोई कम पढ़ रहा है, कोई कम इंटेलिजेंट है, कोई थोड़ा इंटेलिजेंट है, कोई और ज़्यादा है, कोई और है। किसी को बोलने में परेशानी है, किसी को लिखने में परेशानी है, कोई उच्चारण अच्छा करता है, कोई अच्छा लिखता है। तो मतलब उन सब बच्चों को ध्यान में रखते हुए, व्यक्तिगत उनकी अलग अलग भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए पढ़ाना चाहिए।
चयन का सिद्धांत मतलब बच्चे को जब पढ़ाते समय अध्यापक को, टीचर को क्या देखना चाहिए कि बच्चे को कौन से समय किस बच्चे को क्या रूल देना चाहिए, किस समय हमें कौन सा रूल फॉलो करना चाहिए, हमें सरल से कठिन करना चाहिए, आगमन से निगमन वाला करना चाहिए, विश्लेषण से संश्लेषण वाला करना चाहिए। इन नियमों का भी ध्यान में टीचर को रखना चाहिए। बालक केंद्रिता और व्यक्तिगत भिन्नता सेम है। बालक केंद्रिता सिद्धांत मतलब बच्चे पे सारा बच्चे पे ही डिपेंड करता है, टीचर पे नहीं करता। अब केंद्र बच्चा बालक है, आज की पढ़ाई में केंद्र बालक है, शिक्षक नहीं है। पहले शिक्षक हुआ करता था, जो शिक्षक पढ़ाएगा वही बालक पढ़ेंगे, नहीं, अब बालक पे डिपेंड करती है पढ़ाई। बच्चा कैसे पढ़ना चाह रहा है, कैसे इंटरेस्ट से पढ़ना चाह रहा है, तो बालक केंद्रिता का सिद्धांत मतलब बालक पे ही ध्यान देना है। कौन सा बच्चा ज़्यादा होशियार है उसको ध्यान में रखते हुए पढ़ाना है, और बहुत सा बच्चा प्रतिभाशाली है उसको ध्यान में रखते हुए पढ़ाना है, मतलब बालक केंद्रिता सिद्धांत। ठीक है। आवृत्ति का सिद्धांत मतलब आवृत्ति मतलब रिपीटेशन, आवृत्ति रिपीटेशन करानी है आपको। कोई भी रिवीजन से रिवीजन ज़्यादा कराना है, कोई भी चैप्टर पढ़ा दिया उसमें पर्याय बच्चियों को बार बार रिवीजन कराना है, आवृत्ति करानी है, बार बार रिवीजन कराना है। आपका है मनोवैज्ञानिक शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये अलग से ही आ जाता है कि ये कौन सा नियम है। ठीक है। मनोवैज्ञानिक शिक्षण सूत्रों का नियम क्या क्या है, मनोवैज्ञानिक के शिक्षणों के क्या क्या नियम है, देखो। मूर्त से अमूर्त की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, सरल से कठिन की ओर। ठीक है। अब मूर्त से अमूर्त की ओर क्या होता है, पहले आप मूर्त से अमूर्त की ओर मतलब पहले आप बच्चे को कोई भी मूर्त चीज दिखाएंगे जो उनको सामने प्रेजेंट होगी, सामने जो चीज होगी पहले उसके बारे में बताएंगे, फिर धीरे धीरे करके उसको अमूर्त मतलब जो उसके प्रेजेंट नहीं है, कल्पनाओं में, फिर आप उसको ये समझाएंगे। पहले जो उसके सामने चीजें हैं उसको समझाएंगे, फिर बाद में आपको जो उसको अमूर्त मतलब जो उसको आपको समझाना है, बाद में जो उसने देखा नहीं है, काल्पनिक है, वो समझाना है आपको। फिर ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर क्या होता है, मतलब जो वही मतलब वही मूर्त से अमूर्त की तरह ही होता है थोड़ा। ज्ञात से अज्ञात की ओर मतलब बच्चा जानता हो पहले जैसे आप कोई भी चैप्टर पढ़ा रहे हो उससे पहले जैसे आपको सब नाम पढ़ाना है, ठीक है, तो आपको उसको बच्चे को पता होना चाहिए कि संज्ञा क्या होती है, मतलब ज्ञात होना चाहिए, उस चीज के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। फिर अज्ञात की ओर आपको पढ़ाना चाहिए। फिर अनिश्चित से निश्चित की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर क्या होना चाहिए, जैसे बच्चों के दिमाग में जीवन के अनुभवों से कुछ अनिश्चित धारणाएं आती हैं, इन्हीं अनिश्चित धारणाओं में सोचकर विमर्श के बाद उसके विचार किसी एक पर निश्चित रूप धारण कर लेती है। कोई भी बच्चा है, ठीक है, बच्चा है, कोई भी जीवन से संबंधित बहुत सारी धारणाएं आ रही हैं उसके दिमाग में, ये भी सोच रहा है, वो भी सोच रहा है, तो मतलब वो क्या है, अनिश्चित है। बाद में जाके उसको वो समझ जाता है तो वो उसके बाद में निश्चित हो जाती है कि हाँ ये चीज ऐसे होती है। पहले स्टार्टिंग में क्या होता है, अनिश्चित होती है, बहुत सारे दिमाग में थॉट्स आते हैं, तो वो अनुभवों को करता है, फिर बाद में जब वो समझ जाता है तो वो क्या हो जाता है, अनिश्चित से निश्चित रूप धारण कर लेती है। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, विश्लेषण मीन्स क्या होता है, अलग अलग करना। विश्लेषण मीन्स होता है अलग अलग करना, संश्लेषण मीन्स होता है जोड़ना। ठीक है। तो विश्लेषण में क्या होता है, जब भी कोई अध्यापक है, अध्यापक को विषय वस्तु को विश्लेषित करके समझाकर स्पष्ट करना चाहिए, बाद में विषय वस्तु को एक साथ मिलाकर पढ़ाना चाहिए। मतलब ये है कि कोई भी टॉपिक है, बहुत सारे थॉट्स हैं उसमें, तो मतलब बहुत सारी चीजें हैं, तो पूरा एक साथ एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए, उस वर्ड को अलग समझाना चाहिए, उस वर्ड को अलग समझाना चाहिए टीचर को, उसको अलग सबको अलग अलग विश्लेषण करके ही पढ़ाना चाहिए, बाद में फिर एक साथ जोड़ के संश्लेषण करके जब बताना चाहिए। ठीक है। आगमन से निगमन की ओर, आगमन से निगमन की ओर क्या होता है, आ से मतलब उदाहरण, उदाहरण से नियम की ओर, निगमन मीन्स नियम, आज मीन्स उदाहरण, आगमन से नियम की मतलब उदाहरण से नियम की ओर। पहले आपको जैसे मैथ्स है, मैथ्स में पहले आप एग्जांपल देंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है। और कोई भी चीज़ है उसको आप पहले एग्जांपल्स देंगे, जब बताएंगे कि हाँ बेटा ये डेफिनेशन ये होती है। संज्ञा बताया आपने, संज्ञा में पहले आपने उदाहरण दे दिए कि ये वस्तु है, ये मेज है, ये मैंने शहर का नाम दिया, ये है, जब उसके बाद आपको डेफिनेशन बतानी है, तो मतलब उदाहरण से नियम की ओर, आगमन से निगमन की ओर। विशेष से सामान्य की ओर, मतलब विशेष से सामान्य की ओर पहले आप कोई भी स्पेसिफिक, कोई भी स्पेशल चीज है उसको बताएंगे, फिर बाद में आप विशेष से सामान्य की ओर मतलब जो भी कोई बहुत विशेष चीज है, पहले
ठीक विशेष से लेके आपको सामान्य की ओर लेकर जाना है। ठीक है, सरल से जटिल की ओर, मतलब पहले वही सारे नियम एक दूसरे पे डिपेंड है, कुछ नहीं है, बस नाम बदल दिए और सबका थॉट, सबकी समरी एक ही चीज है, सबका समझाना एक ही है। सरल से जटिल की ओर वही पहले सरल चीज बतानी चाहिए, बाद में उसको कठिन बतानी चाहिए, जैसे कि मूर्त से अमूर्त की ओर, सरल से कठिन की ओर, ये सब एक ही है, बस नाम ही अलग दे रखे हैं, सरल से जटिल की ओर। ठीक है, ओके, थैंक यू।